बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ख्वाब और मादों से रिलेटेड जो कानून है, ख्वाब और मादों पर निगरानी का एक्ट 1997 का कानून, तो उसकी जो डिफिनीशंस है बहुत ही इंतहाई अहम डिफिनीशंस है। तो इसमें जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि नशे से क्या मुराद है, एसोसिएट और असासे, ठीक है, तो वो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी उसके बाद जो तारीफ़ात है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कानून में ये बात अपने जहन में याद रखें कि इस कानून में 3 पौधों का जिक्र किया गया है और उन 3 पौधों से हासिल होने वाली डेरिवेटिव्स, जो हासिल होने वाली पैदावार है, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये पूरा कानून इन्हीं 3 पौधों पर डिपेंड करता है। तो ये 3 पौधे कौन से हैं और इसकी डेरिवेटिव्स क्या क्या है, ठीक है, वो यहाँ पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। इंतहाई अहम टॉपिक से मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स वो ये शिकायत करते हैं कि इनकी जो डिफिनीशंस है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। तो जो यहाँ पर बुक में जो तारीफ़ है उसको भी अलहदा डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भी मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं कुछ और इस तरह दीगर इससे रिलेटेड जो मालूमात है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आइए, आज जो पहले पौधे के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है बंग, ठीक है। बंग, या इसको कैनाबिस प्लांट भी कहा जाता है। तो पहले नंबर पर जो पौधा है जिसका यहाँ पर जिक्र है वो बंग है, ठीक है, और बंग से पैदा होने वाली पैदावार, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर वैसे ज़रा थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि बंग क्या चीज़ है, इसमें कौन से अज्जा मरकबात होते हैं, ये किस तरह असर करता है, ठीक है, और क्या असर करता है। फिर उसके बाद जो इस बुक में डिफिनीशंस है उसकी तरफ आएंगे, फिर आप आसानी से इंशाल्लाह ख़ुद वो समझ जाओगे। सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कोका के बारे में, कि ये हर चीज़ की दर्जाबंदी की गई है बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें। तो पौधों की भी अलहदा से दर्जाबंदी है, फिर पौधों में भी जो तनादार पौधे हैं उनके अलहदा से है, और जो जाड़ीदार है उनके अलहदा से है, फूलदार पौधों की अलहदा से क्लासिफिकेशन है, फलदार की अलहदा से। तो यहाँ पर ये जो बंग है ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो ये है कैनाबिस सैटिवा, कैनाबिस सैटिवा, ठीक है, और कैनाबिस इंडिका। ये इन 2 ग्रुप से इसको कहा जाता है। ये इन्हीं ग्रुप का एक पौधा है, ठीक है, कैनाबिस सैटिवा या कैनाबिस इंडिका। इससे रिलेटेड ये बंग, ये एक पौधा है, ठीक है। इसमें और भी पौधे हैं लेकिन यहाँ पर इस कानून ने बंग को उठाया हुआ है। क्यों, उसकी तरफ आते हैं। क्योंकि इसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसको लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किस मकसद के लिए, फिर आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इस ग्रुप में, इस पौधे में, इस बंग के पौधे में 60 मरकबात वो पाए जाते हैं और तकरीबन 400 कीमियाई मादे वो इस बंग के पौधे में वो मौजूद है, ठीक है। जो सबसे अहम मरकबात है वो 4 है, मरकज़ी 4 मरकबात ऐसे हैं जो बंग में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। 4, पहले नंबर पर है डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रोकेनाबिनॉल, ठीक है, डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रोकेनाबिनॉल, जिसको शॉर्ट कहा जाता है डेल्टा NTHC, डेल्टा NTHC, जो कि
इंतहाई पावरफुल मरकब है इस बंग का। ये जो डेल्टा NTHC है ये इंसानी दिमाग पर ज़्यादा असरअंदाज होती है, पहली बात। दूसरा, इसमें जो मरकब है वो है कैनाबिडाल, ठीक है। तीसरा है कैनाबिनाल और चौथा इसमें है डेल्टा 8 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनाल, ठीक है। तो ये 4 मरकबात ये इंतहाई अहम है इसमें, और सबसे जो ताकतवर है वो है डेल्टा NTHC या जिसको डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनाल भी कहते हैं। तो ये इंतहाई ताकतवर किस्म का मरकब है। ये बंग में पाए जाने वाले 4 मरकबात की बात है। अब ये असर किस तरह करता है, ठीक है। चर्स जब कोई शख्स पी लेता है तो जो उसकी मरकबात है, जिसमें मैंने भी आपको कहा डेल्टा NTHC जो ज़्यादा ताकतवर है, तो ये खून में शामिल हो जाता है, ठीक है। और खून में शामिल होकर दिमाग और दीगर जो अज़ा है इंसान के, उसमें ये सरायत कर जाता है, बराह रास्त वहाँ पर ये एंटर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो डेल्टा NTHC है मरकब है, ये दिमाग में एक मादा वहाँ पर पाया जाता है जिसको कैनाबायोनाइड रिसेप्टर्स कहते हैं। दिमाग में एक जगह है जिसको कैनाबायोनाइड रिसेप्टर्स है दिमाग में, तो वहाँ पर जाकर उसके साथ शामिल हो जाता है। अब ये जो कैनाबायोनाइड रिसेप्टर्स है ये क्या चीज़ है, तो ये ऐसा मकाम है दिमाग में ऐसे खुलिए हैं कि जहाँ मखसूस किस्म के मादे जब जमा हो जाते हैं, जब जुड़ जाते हैं, जब रुक जाते हैं, तो काफ़ी अरसे तक वहाँ पर वो कायम रहते हैं, ठीक है। और इसका क्या, जब ये डेल्टा NTHC इस रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये खुमार की सी कैफियत बना देता है। खुमार आप जानते हो, मतलब बंदा एक अजीब सी कैफियत में चला जाता है, एक खुशी सी महसूस कर लेता है, उसके जहन को एक सुकून सा मिल जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि दिमाग में कुदरती तौर पर भी एक ऐसा मादा पैदा होता है जो ऑटोमेटिकली इन अज़ा को, जहाँ पर हमारी हम लज्जत महसूस करते हैं, जो हमारी यादाश्त से रिलेटेड जो जगह है, ख्यालात से रिलेटेड जो जगह है, तवज्जो से रिलेटेड जो जगह है, तो कुदरती तौर पर जो दिमाग में पैदा होने वाली सुकून वाला मादा है वहाँ पर वो अपना काम करता रहता है। ये जो फिर लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं तो यही मादा वो पैदा करना छोड़ देते हैं। इसी वजह से फिर डिप्रेशन और ये ख्यालात उस पर जो एक किस्म का सुकून का तारी होना है वो अमल रुक जाता है, तो ऐसे लोग फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो मादा है ये दिमाग में कुदरती तौर पर पैदा किया जाता है। लेकिन हमारे लोग जो जो नशी लोग होते हैं वो एक मसनूई तरीके के ज़रिए बंग का इस्तेमाल करके वो जो ख़ास जगह है, रिसेप्टर्स है, वहाँ पर वो जुड़ जाते हैं और काफ़ी वक्त तक फिर वो नशे की हालत में होते हैं, खुमार की हालत में फिर वो मौजूद होते हैं। अब ये तो इसकी बेसिक कुछ बातें थी जो मेरे जहन में थी कि आपके साथ मैं शेयर करूं कि ये क्या चीज़ है, बंग कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, बंग में कौन से मरकबात होते हैं, अहम मरकबात क्या क्या है, सबसे ताकतवर जो मरकब वो क्या है, और ये बंग किस तरह जहन पर असर करता है और क्या पैदा करता है असर करने के बाद। तो ये तो बेसिक बातें थी। अब ये आते हैं जो बुक में जो तारीफ़ है, ठीक है। तो ये है कि पहले नंबर पर कि ये बात याद रखें कि हमारी जो कानूनी ज़बान है उसमें एक अलहदा सी डिफिनीशन की जाती है, ठीक है। अभी अगर बंग के बारे में डिफिनीशन आम तौर पर की जाए तो ये भी हो सकती है कि बंग से पौधा मुराद है
जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाता है। लेकिन यहाँ पर ये मुराद यहाँ पर हमारी अपनी लैंग्वेज में इसकी डिफिनीशन बहुत अजीब किस्म की होती है। मिसाल के तौर पर इसमें पहले नंबर पर है कि बंग से मुराद ये चर्स सारी, ठीक है, कैनाबिस, इससे मुराद बंग से तमाम चर्स की पैदावार है। जो चर्स प्रोड्यूस की जाती है बंग से, तो वो क्या कहलाएगी? बंग कहलाएगी। चर्स की पैदावार बंग कहलाएगी, अगर वो खाम शक्ल में है या साफ शक्ल में है। ठीक है, मतलब उसको साफ किया गया है, रिफाइन किया गया है, या रिफाइन अभी नहीं हुआ है। दोनों सूरतों में जो चर्स हासिल की गई है बंग से, तो वो बंग कहलाएगी। ठीक है, और ये बंग की पैदावार भी है। जो फिर आगे डिरावेटिव, बंग की डिरावेटिव में भी यही चीज़ शामिल है कि बंग की डिरावेटिव से क्या मुराद है। तो बंग की जुमला पैदावार चर्स जो असल हालत में हो, साफ हालत में हो, या गंदे हालत में हो, खाम हालत में हो, तो ये बंग की डिरावेटिव कहलाती है, मसनूआत वगैरह कहलाती है। अच्छा, इसके बाद है कि जो चर्स के जो बंग का पौधा है उसका जो ऊपर वाला फूल है या ऊपर वाला जो बीज का हिस्सा है, जिससे ऊपर मज़ीद फिर तना या पत्ते वगैरह नहीं जाते, तो आखिरी बंग के पौधे का जो फूल है या उसके जो बीज है, तो ये यहाँ पर बंग की तारीफ में शामिल है। लेकिन अगर उससे राल न निकली हो, अगर उससे चर्स की पैदावार हासिल न की गई हो, मतलब क्या है कि जब तक बंग का जो आखिरी फूल है उसमें जब तक वो मादे शामिल है, ठीक है, जब तक उससे चर्स अलहदा नहीं की गई है, तब तक वो जो फूल है, वो जो बीज है आखिरी सरे वाला, तो वो बंग कहलाएगा। लेकिन अगर उससे चर्स की जो राल है, ठीक है, वो अलहदा की जाएगी, अलहदा की जाए, तो फिर वो बंग की तारीफ में नहीं आएगी। तो ये जो आखिरी फूल है, जहाँ पर बीज होते हैं, जहाँ पर फूल होते हैं बंग के, तो ये बंग की तारीफ में है। ये याद रखिए कि इसको जो कल्टीवेशन की जाती है, एक तो आम तौर पर भी आप देखते हो हर जगह पर बंग ही बंग उगे हुए नज़र आते हैं, बिल्डिंग्स पर भी उगते हुए नज़र आते हैं, हर जगह पर है। तो ये बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि ये भी तो बंग है, इस पर फिर क्यों कानून आयद नहीं है। तो बंग की जो असल शक्ल है, जो असल उससे पैदावार हासिल की जाती है, वो वही बंग है जिसकी नशनुमा की जाती है। ये जो आम तौर पर उगते हुए आप देखते हो, इससे जो न तो बंग बनती है, अगर सारी चर्स न तो बनती है, अगर बनती भी है तो वो इंतहाई किस्म की घटिया चर्स होती है, कोई भी उसको इस्तेमाल नहीं करता। अगर इस्तेमाल करता है तो उससे वो बीमार होगा। ठीक है, तो इसी सूरत में जो इसकी पैदावार की जाती है, बाकायदा इसकी जिस तरह आम फसलों की नशनुमा की जाती है, इसको खाद दी जाती है, इसकी गोड़ी की जाती है, इसको पानी दिया जाता है, तो उससे फिर जो बंग का जो फूल या उसका जो बीज बनता है, वो इंतहाई क्वालिटी किस्म का उससे चर्स वो तैयार किया जाता है। फिर उससे कम क्वालिटी वाला, इसके बाद फिर कम क्वालिटी वाला की अक़साम के चर्स पे उससे तैयार किए जाते हैं। दूसरी बात, बंग के पौधे में, बंग के पौधे की दो अक़साम है, एक नर बंग है और एक मादा है। तो जो मादा बंग है उसको उससे चर्स, बेहतर चर्स वो प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तो इसी वजह से ये जो बंग की काश्तकार होते हैं, बंग काश्त करते हैं, वो मादा बंग को वहाँ से वो उनको पता होता है, लिहाजा वो निकालते हैं। और जो नर है सारी बंग का, तो वो रहने देते हैं और उसकी फिर नशनुमा करते हैं, उससे फिर आला क्वालिटी की चर्स बरामद होती है। तो बात बहुत दूर तक चली गई। यहाँ पर कहने का मकसद ये था कि चर्स के जो ऊपर का पल है, जो बीज है, जो जहाँ पर फूल होते हैं और उससे ऊपर फिर मज़ीद पत्ते वगैरह, तना वगैरह नहीं निकलता,
तो ये बंग कहलाता है, लेकिन अगर उससे वो राल वो न निकली हो। अच्छा, तीसरी बात, अगर कोई दीगर महलूल तैयार हो बंग से, कोई भी शख्स अगर कोई ऐसा महलूल तैयार करे बंग से, मिक्सचर तैयार करे जो ऊपर हमने जो दो बातें जिक्र की है उसमें ना आती हो, तो फिर वो भी बंग की तारीफ में शामिल है। तो और क्या चीज़ तैयार की जाती है, जिस तरह आपको पता है कि बंग से ये एक किस्म का शरबत तैयार किया जाता है जिसको ठंडाई कहते हैं, और वो नशे के लिए फिर वो भी लोग पीते हैं। उसमें बंग का रस, ये जो उसका आखिरी फूल है उससे निकाल कर फिर उसमें इस तरह के मीठे अज्जा, चीनी वगैरह और इस तरह के और फ्रूट्स वगैरह और खुश्क मेवाजात डाले जाते हैं और फिर उसको ड्रिंक किया जाता है। तो ये जितनी भी कोई और चीज़ अगर इसके अलावा कोई और महलूल मिक्सचर तैयार किया जाए बंग से, तो वो भी बंग कहलाएगा। ठीक है, तो बुक के लिहाज से तीन चीज़ें हैं। एक तो बंग के पौधे से हासिल होने वाला चर्स जो पैदावार है, खाम शक्ल में हो या साफ शक्ल में हो। ठीक है, दूसरी बात जो बंग के ऊपर का पूल है जिससे ऊपर मज़ीद फिर कुछ नहीं होता, तो ये अगर उससे राल न निकाली गई है तो वो बंग है। और तीसरी, अगर इसके अलावा कोई और चीज़ बंग से तैयार की जाए, कोई और मिक्सर, महलूल, शरबत वगैरह, तो वो भी बंग की तारीफ में शामिल है। तो आज जो डिफिनीशंस में हमने जिस पौधे का जिक्र किया है वो बंग है। अगले वीडियो में किसी दूसरे पौधे को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।